एक गुरु जिसको शिष्य की खोज नहीं थी, एक शिष्य जिसको गुरु की खोज नहीं थी, लेकिन कमाल देखिए, एक सत्य को समर्पित था और दूसरा सत्य को खोजना चाहता था और उसी सत्य की तलाश ने दोनों को जोड़ के रख दिया था। और ये अगर हम समझ लें तो फिर सत्य की तलाश क्या हो सकती है, सत्य के रास्ते पर चलना कितना कठिन हो सकता है और उसमें भी कैसे सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वो विवेकानंद के जीवन से हम जान सकते हैं। हम विवेकानंद जी के उस कालखंड का विचार करें जहां पर धर्म का प्रभाव, पूजा पद्धति का प्रभाव, रिचुअल्स का महात्म्य, धर्म गुरुओं का महात्म्य, धर्म ग्रंथों का महात्म्य ये चरम सीमा पर था। उस समय एक नौजवान उन सारी परंपराओं से बाहर जाने की बात करें, इसकी आज कोई कल्पना तक नहीं कर सकता है। एक बहुत बड़ा वर्ग ये मानता था कि भगवान के पास घंटों तक बैठे रहे, पूजा पाठ करते रहे, आरती धूप करते रहे, फूल चढ़ाते रहे, नए नए प्रसाद चढ़ाते रहे तो जीवन के पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, एक चरम सीमा का आनंद प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है। ये सोच बनी पड़ी हुई थी। और उस समय विवेकानंद जी डंके की चोट पर कहते थे कि जन सेवा ये प्रभु सेवा। सामान्य मानवी जो आपके सामने जिंदा है, जो दुख और दर्द से पीड़ित है, उसकी सेवा करो, ईश्वर अपने आप प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने कलकत्ते की धरती पर जब नौजवानों से ने उन्हें पूछा कि ईश्वर प्राप्ति का रास्ता क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए, तब उन्होंने कहा कि ये सब छोड़ो, जाओ फुटबॉल खेलो, मस्ती से फुटबॉल खेलो, पूरी तरह अपने आप को झोंक दो, हो सकता है तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। उस समय हम गुलामी के कालखंड में जी रहे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि भारत कभी आजाद हो सकता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी एक दीर्घदृष्टा थे और वो कहते थे, अपने जीवन के काल में कहा था कि मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं, मैं मेरी आंखों के सामने देख रहा हूं कि मेरी भारत मां उठ खड़ी हुई है, वो जगत गुरु के स्थान पर विराजमान मैं देख रहा हूं, दैदीप्यमान भारत माता मैं देख रहा हूं और वो दिन बहुत निकट होगा। ये भाव जगत स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन काल में अपनी आंखों से देखा था और वो हिंदुस्तान को प्रेरित करने का प्रयास करते थे। वो एक कालखंड था जब एक तरफ अध्यात्म प्रधान जीवन था और वह सिर्फ भारत में नहीं, एशिया के सभी देशों में समाहित था, और दूसरी तरफ वो पश्चिम का विचार था जहां अर्थ प्रधान था। अध्यात्म प्रधान जीवन और अर्थ प्रधान जीवन के बीच एक शताब्दियों का टकराव चल रहा था। अर्थ प्रधान जीवन ने धीरे धीरे अध्यात्म प्रधान जीवन को किनारे कर दिया था। अर्थ प्रधान जीवन जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं का केंद्र बिंदु बन गया था। और ऐसे कालखंड में स्वामी विवेकानंद जी ने हिम्मत के साथ और 30-32 साल की आयु में पश्चिम की दुनिया में साकर के उस धरती पर जाकर के विश्व को आध्यात्मिकता का संदेश देने का एक सामर्थ्यवान काम किया था। जिस महापुरुष ने एशिया की आध्यात्मिक ताकत को दुनिया को पहचान कराया था और पहली बार विश्व को एशिया की ये धरती की अपनी एक अलग चिंतन धारा है, यहां के संस्कार अलग हैं और विश्व को देने के लिए उसके पास बहुत कुछ है, ये बात डंके की चोट पर कहने का साहस स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। कल मैं यहां आसियान समिट में था, आज यहां मैं साउथ ईस्ट एशिया समिट में था और एक बात वहां उभर करके सामने आती थी और वो एक आती थी कि वन एशिया का विचार। लेकिन आज जो आवाज गूंज रही है उसमें आर्थिक व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, सरकारों के मेलजोल की व्यवस्था का चिंतन है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि वन एशिया का कंसेप्ट आध्यात्मिक धरातल पर सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने प्रचारित किया था। मैं एक पुरानी घटना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। After Swami Vivekananda introduced the East and Asia to the West, scholars and philosophers like Okakuru, Kakuzo from Japan, Rabindranath Tagore, Maharishi Aurobindo, Anand Kumar Swami, and Binoy Sarkar were inspired by Swami Vivekananda. Okakuru invited Swami Vivekananda
to Japan and also sent him a check of ₹300. And he came to Calcutta to meet Swami Vivekananda in the 1st of February 1902. And both went to Bodh Gaya together. Okaguru is the modern Pan-Asianism. In his book, Ideals of the East, by Okaguru, whose manuscript was edited by Sister Nivedita, the foremost Western disciple of Swami Vivekananda, the very first sentence, this is what the important thing I want to tell you. The very first sentence was, Asia is one. The idea of Asian unity is clearly Swami Vivekananda's concept. In his next book, The Awakening of the East, the next book was The Awakening of the East. Okaguru even began by saying, brothers and sisters of Asia, echoing Swami Vivekananda's speech at the Parliament of Religions. मैं इसलिए कह रहा था कि जो उस प्रकार के उस समय के फिलोसोफर विवेकानंद जी के प्रभाव में थे, उन्होंने जो विवेकानंद से मंत्र पाया था वो एशिया इज वन, ये मंत्र पाया था। आज 100 साल के बाद आर्थिक राजनीतिक कारणों से वन एशिया की चर्चा हो रही है, लेकिन उस समय आध्यात्मिक एकात्मता के आधार पर विवेकानंद जी ये देख पाते थे कि ये भूमि है जो विश्व को संकटों से बाहर निकाल सकती है। और आज दुनिया जिन 2 संकटों से जूझ रही है, अगर उन 2 संकटों के समाधान का रास्ता कोई दे सकता है तो एशिया की धरती से ही निकल सकता है। और इसलिए आज विश्व कह रहा है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बात, आज विश्व कह रहा है टेररिज्म की चर्चा। यही तो धरती है जहां भगवान बुद्ध का संदेश मिला, यही तो धरती है जहां से हिंदुत्व का संदेश मिला, और इसी धरती से ये बातें उभर करके आ गई हैं जहां पर ये कहा गया, एकम सत विप्राह बहुधा वदंती, ट्रूथ इज वन, सेज इज कॉल्स इट इन अ डिफरेंट वे। ये जो मूल मंत्र है वो सबको एक रखने का, जोड़ने की ताकत देता है। और इसलिए जब टेररिज्म की बात आती है तो उसका समाधान इसमें होलियर देन दाउ की कल्पना ही नहीं है। हर सत्य को स्वीकार किया जाता है, और जब हर सत्य को स्वीकार किया जाता है तब कॉन्फ्लिक्ट के लिए अवकाश नहीं होता है, और जब कॉन्फ्लिक्ट के लिए अवकाश नहीं है तो संघर्ष की संभावना नहीं है, और जहां संघर्ष नहीं है वहां टेररिज्म के रास्ते पर जाने का कोई कारण नहीं बनता है। आज विश्व ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा करता है। हम वो लोग हैं जिसने पौधे में परमात्मा देखा था। हम जितने भी ईश्वर की कल्पना की है, हर ईश्वर के साथ कोई न कोई प्राकृतिक जीवन जुड़ा हुआ है। किसी न किसी वृक्ष के साथ उन्होंने साधना की है, किसी न किसी पशु पंखी को उन्होंने पालन किया है। ये सहज संदेश हमारी परंपरा में रहा हुआ है। हम प्रकृति के शोषण का पक्षकार नहीं रहे हैं, हम नेचर के साथ मित्रतापूर्ण गुजारा करने की सबक लेकर के चले हुए लोग हैं। वही संस्कृति है जो ग्लोबल वार्मिंग से मानव जात को बचा सकती है। मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने ये जो हमें रास्ते दिखाए हैं, उन रास्तों को हम अगर हम परिपूर्ण करते हैं तो हमें हमारे भीतर कोई नए विवेकानंद को प्रस्थापित करने की जरूरत नहीं है। उनकी कही हुई एक बात को लेकर के भी अगर हम चल पाते हैं, मैं समझता हूं हम आने वाली शताब्दियों तक मानव जात की सेवा करने के लिए कुछ न कुछ योगदान करके जा सकते हैं। आज मुझे यहां एक योग की पुस्तक का भी लोकार्पण करने का अवसर मिला, और वो भी हमारे सरकार के साथी श्रीमान साहू ने यहां की भाषा में
योग के पुस्तक की रचना की है। वे स्वयं सरकारी अधिकारी हैं, लेकिन योगा के प्रति उनका समर्पण है। मुझे खुशी हुई कि उनकी उस किताब का लोकार्पण करते हुए आज विश्व योग के प्रति आकर्षित हुआ है। हर कोई तनाव मुक्त जीवन का रास्ता खोज रहा है और उसको लगता है उसकी खिड़की योग से खुलती है, और इसलिए हर कोई उस खिड़की में झोंकने की कोशिश करता है। यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में 21 जून को स्वीकार किया। दुनिया के 177 देशों ने उसको को स्पॉन्सर किया और दुनिया के सभी देशों ने 21 जून को योगा का दिवस मनाया। मानव जात जो कि अपने मानसिक समाधान का रास्ता तलाश रही है, होलिस्टिक हेल्थ केयर की तरफ आगे बढ़ रही है, तब उसको लगता है कि योग एक ऐसी सरल विद्या है जिसको अगर हम दिन में आधा पौना घंटा भी लगा लें तो हम अपने मन बुद्धि शरीर को एक दिशा में चला सकते हैं। आज हमारे लिए ये चुनौती नहीं है कि हम दुनिया को समझाएं कि योगा क्या है। हमारे सामने चुनौती ये है कि सारा विश्व अच्छे योग टीचरों की मांग कर रहा है। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि हम परफेक्ट योग टीचर दुनिया को कैसे दें, ताकि इस विद्या का सही स्वरूप में आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे और जो भी इसका लाभ उठाए उसको सचमुच में उसका जो मकसद हो, मकसद पूरा करने में काम हो। और इसलिए जितना अधिक आधुनिक भाषा में हम योग को प्रचारित करें, जितनी आधुनिक परिभाषा में योग को हम प्रतिपादित करें और खुद योग के जीवन को जी करके दुनिया के सामने प्रस्तुत करें और अधिकतम योगा के टीचर तैयार करें, हॉबी के रूप में तैयार करें, भले प्रोफेशन के रूप में तैयार न कर सके। दिन में हम 50 काम करते हैं, 1 घंटा हम योगा के लिए जो भी सीखना आएगा हम सिखाएंगे। ये अगर हम पूरा इस एशिया के वायुमंडल में लाते हैं तो विश्व की जो अपेक्षा है उस अपेक्षा को पूर्ण करने के लिए उत्तम योग टीचर हम दुनिया को दे सकते हैं। मैं स्वामी सुप्रियानंद जी का बहुत आभारी हूं कि आज मुझे इस पवित्र स्थान पर आने का अवसर मिला, विवेकानंद जी की प्रतिमा का लोकार्पण करने का अवसर मिला, और मुझे विश्वास है कि इस धरती पर आने वाले विश्व के सभी लोगों को यहां से कोई न कोई प्रेरणा मिलती रहेगी। इसी एक शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। We have to take these fruits of development to the margins of our geography and to the bottom of our demography. We have to touch lives while reaching for the sky.